आज पार्ट 2 हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं ठेस नामक पूरक पठन का। तो पहले हम परिचित पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका विश्लेषण मैं करूंगा। दोस्तों, पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगी सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। यानी कि यहाँ हमें बताया गया है कि पान जैसी पतली छुरी, जो सिरचन जो है, सिरचन के पास जो छुरी है ये पान जैसी पतली है, यानी कि पान जैसे होता है, यानी कि पत्ता जिसे आप कह सकते हैं पेड़ का, उसके समान पतली ऐसी छुरी जो है, इसके सहायता से वो बांस की तिलिया जो है, तिलिया यानी कि जैसी माचिस की तिली होती है दोस्तों, वैसे ही ये तिलिया जो है बनाने लगा और कमानियों को चिकनाता हुआ, कमानियां जो इसे चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। वो अपना काम शुरू कर देता है। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर रंगीन सुतलिया जो है इससे जो फंदे बना बना कर वह जो है इस चीक को बुनने लगा, यानी कि यह पर्दा जो इस पर्दे को तैयार करने लगा है, ऐसा कहा गया है। 1.5 हाथ की बिनाई देख कर ही लोग समझ गए। 1.5 हाथ की बिनाई जो इसने की है, यानी कि इस चीक को 1.5 हाथ का बुन लिया है, और इसे देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार जो चीज बनने वाली है यह एकदम नए ऐसे फैशन की बनने वाली है, ऐसा कहा गया है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। यानी कि जो मंजली भाभी जो है, इस मंजली भाभी से रहा नहीं गया है। इतनी खूबसूरत बनती हुई चीज देखकर जिसके मन में मान लीजिए कि थोड़ी सी जलन जो है ये उत्पन्न हो चुकी है। पर्दे की आड़ से बोली, वो पर्दे की आड़ से जो ये कहती है कि पहले अगर मैं जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही ऐसी अच्छी चीज बनती, इतनी खूबसूरत चीज बनती है, तो मैं भैया को खबर भेज देती कि तुम भी मोहर छाप वाली धोती भेज दो। यह जो है ये मंजली भाभी ने कहा। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। यानी कि आप देख लीजिए कि ये सिरचन जो इतनी बढ़िया कारीगरी क्यों दिखा रहा था, यह चीक जो यानी कि इतना सुंदर ऐसा पर्दा क्यों बना रहा था, ऐसा फैशनेबल पर्दा क्यों बना रहा था, इसके बारे में हमें बताया गया है। ये सिरचन जो काम में व्यस्त तो था ही, लेकिन इसके कानों में जो बात पड़ गई, यह बात पड़ने पर यह सिरचन से रहा नहीं गया, क्योंकि यह बोलने में भी कारगर है। और यह बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देने पर ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। यानी कि ये मंजरी भाभी से कहता है कि बहुरिया यानी कि बहुरानी, तुम मुझे मोहर वाली छाप वाली धोती दो या उसके साथ रेशमी कुर्ता भी दे दो, इसके बावजूद भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी की, यानी कि मानो दीदी जो है यह काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी जो ये काकी की सबसे छोटी बेटी है, और मानो दीदी जो इसका दूल्हा जो ये अफसर आदमी है, यानी कि अफसर है, और इसीलिए मैं ये सब कुछ अच्छी तरह से बना रहा हूं, शायद ऐसा यहाँ सिरचन बताना चाह रहा है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात कर रही है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। यानी कि आप देख लीजिए मंजली भाभी जो इसका मुंह लटक गया, यानी कि मंजली भाभी जो है नाराज हो चली है। किसके कारण? सिरचन के बातों के कारण। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, चाची जो है, लेखक की चाची जो है, इन चाची ने कहा है, किससे बात कर रही बहू? यानी कि यह चाची कहती है कि तुम किससे बात कर रही हो? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। यानी कि यह जो ये मूंगिया लड्डू तुम खिलाने की बात कर रही हो क्या? खाने वाले से बात कर रही हो क्या? बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलेगी, देखती है ना। यानी कि आप देखिए यहाँ लेखक की चाची जो है यह भी थोड़ा सा सिरचन को कुछ ना कुछ कहती है, गलत सलत कहती है, और इसीलिए जो है यह कहती है, ये चाची कहती है कि बेटी की विदाई के समय, यानी कि मानो के विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलेगी ना, देखती है ना। ऐसा कहने के बाद जो है दूसरे दिन चीक की पहली पांति में शांत तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती।
चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़। यानी कि देख लीजिए दोस्तों, यह क्या हो गया है। दूसरे दिन चीक जो है, चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। दूसरे दिन जो है, जो अधूरा रहा चीक जो यानी कि पर्दा, जो इसका आगे का काम शुरू हो गया, उसमें जो है यहाँ कहा गया कि 7 तारे जगमगा उठे। 7 तारे जो है ये जगमगा उठे, यानी कि 7 रंग के ऐसे ये तारे जो है बनाए थे। सत भैया तारा जिसे कहा गया, सत भैया यानी कि 7 भाई जिसे कहा गया, ऐसा तारा जो है ये तारे वो बना रहा था। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। जब मगन यह सिरचन जो अपने काम में मगन हो जाते तो उसे खाने पीने की चीज जो है इसका बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, ऐसा कहा गया। चीक में सुतली के फंदे डालकर यह क्या करता है कि जो चीक जो है पर्दा जो बना रहा है, इसमें सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। उसने पास पड़े हुए सूप दोस्तों यानी कि यहाँ जिसमें खाने के लिए कुछ चीजें रखी गई थी, वह सूप डाली। उसमें क्या था? चूरा और गुड़, यानी कि चूरा उसमें था और साथ ही साथ गुड़ का एक सूखा ढेला। गुड़ यानी कि गुड़ आप जानते हैं दोस्तों, या जिसका सूखा ढेला जो पड़ा हुआ था। मैंने लक्ष्य किया, लेखक ने उसको देखा, सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। इसके नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, मतलब वो नाराज हो चला है। मैं दौड़कर माँ के पास गया। लेखक कहते कि मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? लेखक अपनी माँ से कहते कि माँ, सिरचन को कलेवा यानी कि नाश्ता किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़, यानी कि सिर्फ चूरा और गुड़ ही क्यों दिया है? माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, माँ जो है, माँ सिरचन को कभी भी इस तरह का खाना नहीं देती, सिर्फ चूरा और गुड़ तो कभी भी नहीं। माँ जो है, माँ रसोई घर के अंदर कुछ ना कुछ पकवान बना रही थी और पकवान बनाने में यह जब व्यस्त थी तभी वह बोली, यह कहती है, अरे मंजली, यानी कि मंजली भाभी जो है, इसे वह कहती है, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? यानी कि सिरचन को बूंदी जो दोस्तों होती है, छोटी छोटी बूंदी आपने भी खाई, तो वो बूंदिया जो ये बूंदिया क्यों नहीं देती? ऐसा कहने के बाद जो है, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। जैसे ही सिरचन को जो है काकी ने कहा कि तुम, यानी कि मंजली भाभी से कहा गया कि तुमने बूंदिया क्यों नहीं दी है, तो ऐसा कहने के बाद ये बात जो है ये सिरचन के कानों तक पहुंची। सिरचन के कानों पर पहुंचने के बाद जो है सिरचन कहता है, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, यानी कि बूंदिया जो है मैं बिल्कुल भी नहीं खाता काकी, ऐसा वो कहता है। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। सिरचन के मुंह में जो चूरा जो था वो भरा हुआ था। गुड़ का ढेला जो है सूप में एक किनारे पड़ा रहा, वह भी अछूता। यानी कि उसने, यानी कि सिरचन ने उस गुड़ के ढेले को हाथ भी नहीं लगाया, वो वैसा का वैसा ही रहा है। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भव्य तन गई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। यानी कि माँ की जैसे ही बातें जो है मंजली भाभी ने सुनी, तो उसने क्या किया कि एक मुट्ठी भर बूंदिया जो है वह लेकर आई और सिरचन का खाना जिस सूप में रखा था उसमें वो फेंक कर चली आई। प्यार से नहीं रखा दोस्तों, फेंक दिया है। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ हमें क्या बताया गया। सिरचन ने पानी पीकर कहा, सिरचन ने पानी पिया और वह कहता है, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह से हाथ खोलकर बांटती है क्या? यानी कि तुम तुम्हारे मैके से जो भी मिठाइयां लाओगी तुम इसी तरह से हाथ खोलकर फेंकती हो क्या? इसी तरह से तुम देती हो क्या? बस यह सुनकर मंजली भाभी जो है अपने कमरे में जाकर बैठकर रोने लगी है, या अपने कमरे में गई और उसने रोना शुरू कर दिया है।
चाची ने माँ के पास जाकर कहा, ये चाची जो है, लेखक जो है, इनकी चाची जो है माँ के पास, यानी कि जो जिसे काकी कहा गया, इनके पास जाकर जो है यहाँ कहा गया है कि मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, यानी कि इसे जो है अच्छी अच्छी बातें करके जो ये सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह, किसी के वह जो है ये नहर और ससुराल जो है, यानी कि मायका और ससुराल की वो बात क्यों कर रहा है, ऐसा कहा गया। आगे देखिए दोस्तों क्या बताया है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ दमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। यानी मंजली भाभी जो है, यह माँ जो है लेखक की माँ की दुलारी बहू है, लाडली ऐसी बहू है, और लाडली बहू को सिरचन बोला है, कुछ ना कुछ कहा है, इसलिए माँ तमतमा कर बाहर आई। तमतमा कर यानी कि गुस्से में जो है बाहर आई, और माँ ने सिरचन से कहा है, सिरचन तुम काम करने आए हो, तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है, यानी कि बहुओं से तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह दो, ऐसा जो यहाँ लेखक की माँ ने जो है सिरचन से कहा है। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। यहाँ सिरचन का मुंह जो पूरी तरह से लाल हो जाता है। उसने कोई जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया, काकी से कुछ भी नहीं कहा, बांस में टंगे हुए अछूते चीक में फंदे डालने लगा। जो बांस के टंगे हुए जो अधूरे चीक थे, यानी कि अधूरा चीक इसका मतलब अधूरे पर्दे, इसमें वो फंदे डालने लगा है। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देख कर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करें, तुम किसी की बात पर कान मत दो। यानी कि यहाँ देख लीजिए, यह है ये लेखक की सबसे छोटी बहन है। मानो जो है, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। मानो जो है ये बैठक खाने में बैठे हुए लोगों के लिए वो पान बनाकर भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा जो है सिरचन को देते हुए इधर उधर देखकर बोली, यानी कि मानो ने एक पान का बीड़ा जो सिरचन को भी दिया है, और उसने इधर उधर देखकर वो कहती है, क्या कहते हैं, सिरचन दादा, कामकाज का घर है, ये कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें, 5 किस्म की बातें, यानी कि 5 तरह की बातें करेंगे ही। तुम किसी की बात पर कान मत दो, यानी कि तुम किसी की बात पर भी बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ऐसा मानो ने सिरचन से कहा है। यानी कि मानो जो है ये सिरचन की इज्जत करती थी, और इसीलिए जो उसने ऐसा कहा है। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कव्वा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। आगे सिरचन कुछ नहीं कहता है। अब देखिए, सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा जो है मुंह में ले लिया है, यानी कि मानो के द्वारा दिया गया पान का बीड़ा जो उसने अपने मुंह में डाल लिया है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। चाची जो है वह कमरे से बाहर आ रही थी, निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन को पान खाते हुए देखकर जो है अवाक, यानी कि आश्चर्यचकित हो गई कि इसे पान का बीड़ा दिया किसने। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा। सिरचन ने देखा कि चाची अपनी ओर अचरज से आश्चर्यचकित होकर घूर रही है, देख रही है। यह देखते हुए सिरचन ने उस चाची से कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कव्वा जर्दा खिलाना। यानी कि अपनी डिब्बी में गम कव्वा, यानी कि सुगंधित जर्दा, यानी कि तमाकू जिसे कहा गया, यह जो ये तुम खिला दो, ऐसा कहा गया। बहुत दिन हुए, यानी कि सृजन शायद कहना चाह रहा हो कि बहुत दिन हुए कि मैंने ऐसी सुगंधित, ऐसी जो तमाकू जो ये खाई नहीं है, ऐसा शायद वो बताना चाह रहा हो। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सृजन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कव्वा जर्दा खाते हो। चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। यानी कि आप देख लीजिए, चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सृजन से। यानी कि जो चाची जो है ये सृजन से हमेशा नाराज रहती थी। जली भुनी यानी कि नाराज रहना, ऐसा यहाँ कहा गया।
गुस्सा उतारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर जो है चाची ने अपना मुंह खोला और झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी जीभ में, यानी कि तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ जो है इसमें आग लगे, यानी कि तुम्हारी जो बढ़ी हुई जीभ जो है इसमें आग लग जाए, ऐसा कहा गया। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, तुम घर में बैठे हो और घर में बैठकर तुम पान खा रहे हो और गम कौवा जर्दा यानी कि सुगंधित जर्दा यानी कि तंबाकू खा रहे हो, ऐसा कहा गया। चटोर कही के, यानी कि स्वाद लोलुप हो तुम, ऐसा जो है चाची ने कहा। लेखक कहते मेरा कलेजा धड़क उठा, मेरा कलेजा जो है धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। लेखक कहते कि चलो अब यहाँ तो सत्यानाश ही हो गया, ऐसा यह कहते हैं। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। बस सिरचन की उंगलियां जो है उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए, यानी कि मान लीजिए कि सिरचन की उंगलियां जो है इसे ही सुतलियों से बांधा गया हो, इसके ही उंगलियों में फंदे पड़े हो सुतलियों के, इसलिए इसकी उंगलियां पूरी तरह से स्तब्ध हो गई, शांत हो गई, चुपचाप रह गई। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। कुछ देर तक जो है जो उसके मुंह में पान था इसे घुलाता रहा, ऐसा कहा गया। फिर अचानक पिछवाड़े पीक थूक आया। पिछवाड़े जाकर यानी कि पीछे के हिस्से में जाकर मुंह में जो उसने थूक पकड़ के रखी थी पान की, उसे थूक कर आ जाता है और अपनी जो छुरी थी हंसिया वगैरह जो ये समेट कर संभाल कर उसने झोले में डाल दी। ये सारा का सारा उसका सामान जो था उसने अपने झोले में रख लिया है और टंगी हुई अधूरी चीख, जो सामने लटकी हुई चीख यानी कि जो सामने लटका हुआ पर्दा जो था, इस पर उसने निगाह डाली और वह हनहनाता हुआ यानी कि मन ही मन गुस्सा होकर कुछ ना कुछ मन ही मन कहता हुआ जो है आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। यानी कि दोस्तों यहाँ देख लीजिए क्या हो गया। यह सब कुछ किसके लिए सारी चीजें बनाई जा रही थी? मानो दीदी के लिए। मानो कुछ नहीं बोली, मानो जो कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप उसने अधूरी चीख को वह देखती रही है। जो अधूरी चीख उसके सामने लटकी हुई थी, अधूरा सा पर्दा जो उसके सामने लटक रहा था, उसकी ओर उसने देखा। सातों के सातों तारे मंद पड़ गए थे, यानी कि सातों तारे जो बनाए थे सिरचन ने, मान लीजिए कि वो अब मंद पड़ गए, उनमें रोशनी जो है बिल्कुल भी नहीं रही है, वो मानो कि बुझने की कगार पर हो। माँ बोली, माँ ने जो है मानू से कहा है, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। यानी कि यहाँ जो है सिरचन ने काम अधूरा छोड़ दिया, इसके कारण माँ जो गुस्सा हो गई है और वह अपनी बेटी मानू से कहती है कि वह कहती है जाने दे बेटी, यानी कि वह कहती है कि बेटी तू जाने दे, तू चिंता मत कर, तू जी छोटा मत कर मानो, तू उदास बिल्कुल भी मत हो मानो, ऐसा जो है यहाँ कहा गया। मेले से खरीद कर जो है या तुझे मैं सारी चीजें भेज दूंगी, ऐसा कहा गया। मैं सिरचन को मनाया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखकर ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। लेखक जो है इस सिरचन को मनाने के लिए निकल पड़े हैं और वह कहते हैं कि मैं सिरचन को मनाने के लिए गया, यानी कि यह काम जो अधूरा रह चुका है तुम उसे पूरा करो, ऐसा कहने के लिए जो लेखक उसके घर गए हैं। घर जाकर क्या देखते, घर यानी कि क्या है दोस्तों, इसकी एक झोपड़ी है। झोपड़ी में जाकर देखा कि एक फटी हुई शीतल पाटी और उस पर बैठा हुआ सिरचन कुछ सोच रहा है।
देखिए इतना बड़ा कारीगर, इतनी खूबसूरत फैशनेबल ऐसी शीतल पाटी बनाने वाला, चटाइया बनाने वाला यह कलाकार जो है, कारीगर जो है, यह किस पर बैठा है? एक फटी हुई शीतल पाटी पर, फटी हुई शीतल पाटी पर बैठा है और कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, जैसे ही लेखक को श्रीचंद ने देखा और वह बोला, बबुआ जी अब नहीं, यानी कि बबुआ जी अब नहीं, यह काम मुझसे हो सकता, कान पकड़ता हूं मैं, अब नहीं, मैं कान पकड़ता हूं लेकिन अब यह मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा ये कहता है। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? यह कहता है कि बबुआ जी, यह मोहर छाप वाली धोती को लेकर मैं क्या करूंगा? कौन पहनेगा इस मोहर छाप वाली धोती को? कौन पहनेगा? ससुरी मर गई, ससुरी मर गई। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है श्रीचंद की घरवाली जो है मर चुकी है और इसके बेटे बेटियां जो है यह भी मर चुके हैं। इसलिए श्रीचंद कहता है कि ससुरी मर गई और बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ, यानी कि श्रीचंद की घरवाली, श्रीचंद की पत्नी जो ये मर चुकी है और साथ ही साथ इसके बेटे और बेटियां भी अब इस संसार में नहीं है, यानी कि यह भी मर चुके हैं दोस्तों, ऐसा कहा गया। इसलिए श्रीचंद बबुआ यानी कि लेखक से कहता है, बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यानी कि यह कहता है कि बबुआ जी, लेखक से कहता है कि बबुआ जी अगर मान लो कि मेरी घरवाली यानी कि मेरी पत्नी अगर जिंदा होती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता क्या? ऐसा ऐसा श्रीचंद लेखक से कहता है। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। यानी कि देखिए दोस्तों, यह शीतल पाटी जो है यह उसने इतनी संभाल कर क्यों रखी थी? फटी हुई होने के बावजूद भी उसने इतने उसे संभाल कर रखा था। इसकी एक वजह थी कि यह फटी हुई शीतल पाटी जो है इसके घर वाली ने, इसकी पत्नी ने, इसके बीवी ने बनाई हुई थी और इसीलिए वह कहता है इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, यानी कि वह कहता है कि यह उसके द्वारा, मेरे घर वाली के द्वारा बनाई गई शीतल पाटी जो है, इसे छूकर मैं कहता हूं कि अब यह काम नहीं करूंगा, अब यह काम जो है मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ऐसा वह कहता है। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, यानी कि गांव में भी, पूरे गांव में मेरी इज्जत होती थी, तुम्हारे हवेली में मेरी इज्जत होती थी। अब क्या, अब क्या है? सब कुछ, मेरी इज्जत जो है अब चली गई है, ऐसा शायद वो कहना चाहता। मैं चुपचाप वापस लौट आया। लेखक कहते कि मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया, मैं समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है। दोस्तों, कलाकार हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसके दिल में एक बार ठेस लग गई तो आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए आप उसे दे दीजिए, लेकिन वह कभी नहीं करेगा, वह नहीं आ सकता। लेखक कहते कि वह बिल्कुल भी नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? यानी कि आप देख लीजिए यहाँ क्या कहा है। बड़ी भाभी जो है, बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी, यानी कि जो कुछ काम बचा हुआ था इसमें रंगीन झालर जो लगा हुआ था इसमें जो वो छींट लगाने लगी है। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? यानी कि यह सब कुछ जो है इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसा जो है यह बड़ी भाभी मानो से कहती है। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी, यानी कि आप देख लीजिए, मानो जो है, मानो कुछ भी नहीं कहती है, मानो पूरी तरह से अंदर से टूटी हुई है, नाराज है, उदास है बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। लेकिन लेखक कहते मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी, यानी कि जितना काम पूरा हो चुका था, इसे लेखक कहते हैं कि चाची जो है, चाची की और जो मंजली भाभी जो है, इन दोनों की नजर न लग जाए इसमें भी, जितना काम पूरा हुआ इसमें भी इन दोनों की नजर न लग जाए, ऐसा जो है, ऐसा लेखक कहते। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। लेखक कहते कि मानू को ससुराल पहुंचाने के लिए मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन श्रीचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। लेखक जो है, यह लेखक अपनी छोटी बहन को यानी कि मानू को स्टेशन पर यानी कि उसे छोड़ने के लिए लेखक ही जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय, यानी कि स्टेशन पर जब यह पहुंच गए, अपने सामान को मिलाते समय
मानो बड़े जतन से, मानो ने अपने साथ बड़े जतन से यानी कि संभल कर अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही थी अपने साथ। ये मानो जो है, जो अधूरी चीख यानी कि अधूरा पर्दा जो तैयार किया था सिरचन ने, उसे अच्छी तरह से संभाल कर मोड़ कर जो है वो अपने साथ लेकर जा रही थी। मन ही मन सिरचन को गुस्सा हो आया, सिरचन पर गुस्सा हो आया है, यानी कि लेखक को सिरचन पर गुस्सा हो आया। क्यों? क्योंकि अपनी छोटी बहन इस अधूरी चीख को, अधूरे पर्दे को अपने साथ लेकर जा रही है, उसे अपने जी से भी अधिक संभाल कर वो अपने साथ लेकर जा रही है। और इसी कारण लेखक के मन में सिरचन पर बड़ा गुस्सा आया है, क्रोध हुआ आया है। और इसी कारण चाची के सुर में सुर मिलाकर लेखक कहते कि मेरा भी मन हुआ उसे कोसने का, और लेखक ने मन ही मन इसे कहा, सिरचन को कहा, काम चोरा और चटोर, ये काम चोर है, ये किसी काम का नहीं है, चटोर है, ये सिर्फ स्वाद लोलुप है, ऐसा जो यहाँ कहा गया है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। यानी कि दोस्तों देख लीजिए, सिरचन भले ही कैसा ही कलाकार क्यों न हो, बढ़िया कलाकार क्यों न हो, लेकिन यह आदमी जो है ये सबसे बढ़िया आदमी। क्यों सबसे बढ़िया आदमी, ये आप समझ लीजिए। गाड़ी आई, ये प्लेटफॉर्म पर जब पहुंच गए तो वहां गाड़ी आ जाती है। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था। लेखक कहते हैं कि मैंने सारा का सारा सामान जो है ये गाड़ी में चढ़ा लिया, और मान लो कि मैं अभी दरवाजा बंद कर ही रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। ये दौड़ता हुआ सिरचन जो है लेखक को नजर आ जाता है, और उसके बाद जो है सिरचन क्या कहता है, बबुआ जी, जोर से आवाज लगाता है कि बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, सिरचन ने दरवाजे के पास आकर पुकारा है, बबुआ जी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ लीजिए। लेखक कहते हैं, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। यानी कि आप देख लीजिए दोस्तों, यह क्या है, लेखक के मन में सिरचन के प्रति बड़ा ही गुस्सा था, और इस गुस्से के कारण यह लेखक कहते क्या है, या अंदर से कहते कि क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर, यानी कि लेखक कहते कि मैंने खिड़की से गर्दन निकाली, और झिड़की के स्वर में, एक गुस्से के स्वर में, उसके प्रति नाराज होने के कारण जो है उस स्वर में कहा कि क्या है। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। सिरचन ने क्या किया है कि पीठ पर जो है कुछ बोझ लेकर आया था, और उस लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। ये लेखक की ओर देखता है और कहता है, दौड़ता आया हूं। सिरचन कहता है कि बबुआ जी, मैं दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए, आप दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखो। सिरचन देखिए, सिरचन क्या कहता है कि मैं एक बार उसे देखना चाहता हूं, मानो दीदी को देखना चाहता हूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। लेखक कहते कि मैंने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। सिरचन दादा मानो इतना ही बोल सकी, यानी कि देखिए मानो कितनी दुखी है। इसने सिर्फ एक ही शब्द, दो ही शब्द यहाँ जो अपने मुंह से निकाले, वह क्या है, सिरचन दादा, बस इतना ही कहा है। और मानो इतना बोल सकी थी उस वक्त सिर्फ खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हल्काते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीजें है दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी। यानी कि दोस्तों आप देख लीजिए सिरचन के मन में अब क्या चल रहा है। सिरचन जो है, सिरचन खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, खड़े होकर कहता है सिरचन ने हकलाते हुए, यानी कि इसका दिल जो है भर आया है दोस्तों, मानो कि यह रोने को कर रहा, और यह जो है यह कहता है यह मेरी ओर से है। यह कहता है कि यह जो कुछ भी है यह मेरी ओर से है। वह कहता है कि सब चीजें है दीदी। वह कहता है कि दीदी ये सारी की सारी चीजें तुमने जो कही थी यह मेरी ओर से मैंने तुम्हारे लिए लाई है। इसमें क्या क्या यह बताता है। शीतल पाटी है, इसमें शीतल पाटी जो है यानी कि जो चटाई जो है यह है, चीक है यानी कि पर्दा है, और एक जोड़ी आसनी कुश की। आसनी यानी कि दोस्तों बैठने के लिए जो
होता है, ये छोटी छोटी चीजें बनाते हैं खाना खाने के लिए, जो हम नीचे डालते हैं, जिसे आप मराठी में बस्तर कहते हो, बस्कर जिसे कहा जाता है। वह यह आसनी जो है, आसनी है कुश की, कुश ये घास है, इसकी बनाई हुई है। गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद जो है दोस्तों गाड़ी निकल जाती है। अब आगे क्या होता है, मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। यानी कि देखिए मानू ने क्या किया कि मोहर की छाप वाली धोती जो है, इसके दाम निकालकर वह जो है सिरचन को देने लगी है, लेकिन सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर, यानी कि अपने दांतों के बीच में इसने जीभ को काट कर दोनों हाथ सिर्फ जोड़ लिए। देखिए दोस्तों, 1 रुपया तक सिरचन ने नहीं लिया है, वह सिर्फ हाथ जोड़ता है। और उसके बाद देखो क्या होता है दोस्तों, मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। यानी कि दोस्तों इंसान के दिमाग में जो है देखिए क्या होता है, जो गलतफहमियां जो होती है, गलतफहमियों के कारण दूसरों के प्रति इंसान जो है कुछ भी अंदाजा लगा लेता है। जैसे कि लेखक के भी मन में जो है सिरचन को गालियां देने का मन कर रहा था, ये बेकार है, बेगार है, ऐसा वह कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह सामान देखा तो मानो फूट फूट कर रो रही थी। इस सामान को देखकर जो है यह मानो जो है जोर जोर से रो रही थी दोस्तों, वो अपने रोने को संभाल नहीं पाई थी। लेखक ने क्या किया है, मैं बंडलों को खोलकर देखने लगा। लेखक कहते कि जो सिरचन बंडल लेकर आया था उसे खोला, उसे देखने लगा, और उसे देखकर लेखक कहते कि ऐसी बढ़िया कारीगरी, ऐसी बारीकी और रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम जो है लेखक अपने जीवन में पहली बार देख रहे थे। यानी कि दोस्तों देख लीजिए, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी जो इनकी सबसे बढ़िया कहानी मैं कहूंगा, हूबहू प्रेमचंद जी जैसे, कि मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा नजारा हमारे आंखों के सामने जो उभर कर आ जाए, ऐसा वर्णन जो यहाँ लेखक ने किया है। और यह सब कुछ जो है यह इसीलिए कि कारीगर जो होता है, कारीगर को आप खाना न भी दे चलेगा, उसे पैसा न दे तो भी चलेगा, लेकिन आप उसके स्वाभिमान पर अगर एक बार ठेस लगाएंगे तो लाखों करोड़ों जो है उसके सामने फीके हैं दोस्तों। और यही हमें जो है यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु जी यहाँ बताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि आपको जो यह पाठ जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में न आया हो तो आप अवश्य पूछ लीजिए। तो यह पाठ जो है यहाँ समाप्त हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।